बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फिज़िक्स मेंटोर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने बर्नौलीज़ इक्वेशन को डिराइव करना है, प्रूव करना है। इस लेक्चर नंबर 5 को शुरू करने से पहले आपको लेक्चर नंबर 4 के पूछे हुए सवालात का जवाब दे देता हूँ। देखें, आपसे सवाल में ये पूछा गया था कि एक बड़ा स्फेयर है, एक छोटा स्फेयर है, इनमें से कौन सा जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेगा। तो आपने सिर्फ ये अंदाज़ा लगाना है कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। आर ए इज़ द रेडियस ऑफ स्फेयर ए, आर बी इज़ द रेडियस ऑफ स्फेयर बी। अब आर ए चूँकि बराबर है आर बी डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब है कि स्फेयर ए एक छोटा स्फेयर है, स्फेयर बी एक बड़ा स्फेयर है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो छोटे वाला है ये मैंने स्फेयर ए बनाया है, जबकि ये स्फेयर बी है। ठीक है। अच्छा, चूंकि इसका रेडियस ज़्यादा है इसलिए इसका एरिया ज़्यादा है, चूंकि इसका एरिया ज़्यादा है इसलिए इसके ऊपर ड्रैग फोर्स ज़्यादा है, और जिसके ऊपर ड्रैग फोर्स ज़्यादा होती है वो जल्दी उसके ज़ेर असर आते हुए टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेता है। चूंकि बड़ा स्फेयर जो है वो जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर रहा है, सो मेरे सवाल का जवाब होगा स्फेयर बी। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में उसने आपसे ये पूछा हुआ है कि बताएं कि पहले बॉटम पर कौन पहुंचेगा। इस सवाल को अल्फाज बदल के वो यूं भी पूछ सकता है कि इन दोनों में से किस स्फेयर की टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी अगर इन दोनों का मास सेम हो और एक ही फ्लूइड में इनको रिलीज़ कर दिया जाए। आपको टर्मिनल वेलोसिटी की ये इक्वेशन तो याद ही होगी। अब चूंकि यहाँ पर सेम मास का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो जब मासेस सेम हो तो टर्मिनल वेलोसिटी की ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल की जाती है। टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस आर इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। याद रखिएगा कि ये सेम मास के केस में ऐसा सिर्फ होता है। ठीक है। हमसे सवाल में ये पूछा गया है कि बॉटम में पहले कौन सा स्फेयर पहुँचेगा। तो भाई बॉटम में वही पहुंचेगा जिसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और उस स्फेयर की टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी जिस स्फेयर का रेडियस कम होगा। आर किसका कम है? ये छोटे स्फेयर का। लिहाजा चूंकि हम जानते हैं कि स्फेयर ए एक छोटा स्फेयर है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट बनेगा। ठीक हो गया। चलें, ये तो थे आपके दो सवालात और उनके जवाबात। मैं चलता हूँ बर्नौलीज़ इक्वेशन की तरफ। बर्नौलीज़ इक्वेशन को दो तरीक़ों से डिफ़ाइन किया जा सकता है। एक तरीका तो ये है कि फॉर एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। एक इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड हो, यानी कि एक आइडियल फ्लूइड जो है जब वो फ्लो कर रहा होता है तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। बर्नौलीज़ इक्वेशन को डिफ़ाइन करने का एक और तरीका ये है कि ये एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है जो कि प्रेशर, फ्लो स्पीड ऑफ द फ्लूइड और उसकी अर्थ से जो हाइट है इनको आपस में रिलेट करता है। सो हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन दैट रिलेट्स प्रेशर, फ्लो स्पीड एंड हाइट ऑफ एन आइडियल फ्लूइड ड्यूरिंग द फ्लो। मैथमेटिकली इसको यूँ रिप्रेजेंट किया जाता है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल्स P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, और इसको यूँ भी लिखा जा सकता है। हम बर्नौलीज़ इक्वेशन को प्रूव करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि बर्नौलीज़ इक्वेशन किस यूनिवर्सल लॉ को ओबे करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और मुझे उम्मीद है कि आपको इतना तो याद ही होगा कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस यूनिवर्सल लॉ को ओबे करती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पिक्चर समझ आ जाती है तो समझ लें कि आगे का टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो ज़रा तवज्जो के साथ सुनिए। ये मैंने एक बहुत बड़े पाइप का एक छोटा सा हिस्सा दिखाया है। यूजुअली लेफ़्ट साइड है तो मैंने इसको 1 से रिप्रेजेंट किया है, राइट साइड को 2 से रिप्रेजेंट किया है। लेफ़्ट साइड पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसको P1 से रिप्रेजेंट किया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A1 से, फ्लूइड के फ्लो की स्पीड को V1 से, वेलोसिटी चूँकि बराबर होता है डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है फ्लूइड उसको डेल्टा x1 से, उसमें जो वक्त लगता है उसको डेल्टा t से रिप्रेजेंट किया है। देखें, आपको प्रेशर जो है वो बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया को मैं अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लूँ तो फोर्स बराबर होगी प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ये इक्वेशन भी मैं आगे इस्तेमाल करने वाला हूँ, आपने इसको भूलना नहीं है। तो जो डायरेक्शन होगी प्रेशर की वही डायरेक्शन होगी फोर्स की। सो
आप ये जो एरो देख रहे हैं इसी डायरेक्शन में प्रेशर है और इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है। अच्छा, इसी फ्लूइड की जो अर्थ सरफेस से इस वक्त हाइट है उसको मैंने h1 से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। अच्छा, राइट साइड पर आ जाएं तो देखें इसके ऊपर जो ये जो ब्लैक कलर का मैंने फ्लूइड का थोड़ा सा हिस्सा रिप्रेजेंट किया है, जाहिर है ये सिर्फ इतना सा तो नहीं है, इससे आगे भी फ्लूइड ही होगा। सो उस फ्लूइड की वजह से इस पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो लेफ्ट डायरेक्शन में लेफ्ट साइड पर अप्लाई हो रहा है। सो ये P2 की डायरेक्शन और यही इस तरफ लगने वाली फोर्स F2 की डायरेक्शन होगी। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। इसके अंदर फ्लो की स्पीड v2 है जो कि बराबर होती है डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय डेल्टा t, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड डेल्टा x2 होगा और उसमें जो वक्त लगेगा उसे मैंने डेल्टा t से रिप्रेजेंट कर दिया। और इस फ्लूइड की जो अर्थ सरफेस से अब हाइट है उसको मैंने h2 से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है। अच्छा, सबसे ज़रूरी हमारी हाइट के केस में ना इन दोनों की हाइट्स का जो डिफरेंस है वो इम्पॉर्टेंट होता है। सो इस h2 हाइट को h1 में से सब्ट्रैक्ट जब कर लेते हैं ना तो हमें h मिल जाता है। सो मैं इसको भी इस्तेमाल करूंगा। तो चलें स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ करने के लिए इमेजिन करते हैं कि ये एक आइडियल फ्लूइड है और आइडियल फ्लूइड में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक जो नेट वर्क डन इस फ्लूइड पर हो रहा है वो इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी में चेंज ला रहा है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम जानते हैं कि वो बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो आपने चैप्टर नंबर 4 में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ा है, मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा आपको, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी ये देखा हुआ है चैप्टर नंबर 4 में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कि नेट वर्क डन जो इस फ्लूइड पर हो रहा है उससे इस फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगी। ये मेरी मास्टर इक्वेशन है जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात यह है कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ वो देख लें। मैं वर्क डन कैलकुलेट करूँगा, मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करूंगा, मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करूंगा और ये सब कुछ जो है ना वो इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा तो मुझे मेरी बर्नौलीज़ इक्वेशन मिल जाएगी। तो अब टोटल वर्क डन के लिए स्टार्ट करते हैं। देखें, टोटल वर्क डन, नेट वर्क डन जो है वो बराबर होगा इस साइड पे किया हुआ वर्क डन प्लस इस साइड पर किया हुआ वर्क डन, यानी कि W1 प्लस W2। तो W1 W2 कैलकुलेट करेंगे हम। अगर आप पॉइंट 1 पर आ जाएं, इस साइड पर आ जाएं, तो वर्क डन W1 कैलकुलेट करना हो तो हम जानते हैं डेफिनेशन वर्क डन की कि ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द फ्लूइड। अब यहाँ पर F1 डेल्टा x1 कॉस थीटा होता है। अब कॉस थीटा कहाँ गया? देखें, जिस डायरेक्शन में मैंने अभी आपसे कहा था कि प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होती है, अभी आपको यहाँ पर बताया है। तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चूंकि एक ही डायरेक्शन में है लिहाजा एंगल 0 डिग्री हो जाएगा और cos 0 चूंकि 1 होता है इसलिए आप यहाँ पर W1 को इस तरह लिख सकते हैं F1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x1 डॉट, यानी कि cos थीटा 1 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, और प्रेशर चूंकि बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, सो फोर्स बराबर होगी प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो आप देखें मैंने यहाँ पर फोर्स की जगह प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया लिख दिया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम लोग ये A मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x को वॉल्यूम के इक्वल पुट कर चुके हैं। ठीक है। लेक्चर नंबर 4 जिसने देखा है उसको बड़ी अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि A मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x बराबर होता है डेल्टा V के, जो कि चेंज इन वॉल्यूम है। सो मैंने यहाँ पर A और डेल्टा x को हटा के डेल्टा V1 लिख दिया है। ठीक है। ये थी जी W1 की वैल्यू। अब W2 कैलकुलेट करते हैं। अगर हम एंड नंबर 2 यानी कि पॉइंट 2 की तरफ आ जाएं तो वर्क डन जो होगा वो बराबर होगा W2 के, जो कि बराबर है डॉट प्रोडक्ट ऑफ F2 एंड डेल्टा x2। अब डॉट की जगह मैं cos थीटा लगाऊंगा। अब ज़रा पिक्चर को देख लें कि इस डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई हो रहा है, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन इस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, जबकि फ्लूइड मूव कर रहा है राइट साइड की तरफ। ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वो लेफ्ट है और फ्लूइड की जो फ्लो की डायरेक्शन है वो राइट है, यानी F और डेल्टा x के दरमियान 180 डिग्री एंगल है। चूंकि cos 180 -1 के बराबर होता है, सो यहाँ आपको नेगेटिव साइन जो नज़र आ रहा है वो इस वजह से लगा हुआ है। ठीक है।
सो W2 की वैल्यू इस तरह मेरे पास आ गई। मैंने एक दफ़ा फिर से फोर्स की जगह प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया कर दिया, और फिर उससे अगले स्टेप में एरिया को डेल्टा x2 के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो हम जानते हैं कि डेल्टा V के बराबर है। सो मैंने इसको डेल्टा V2 से रिप्लेस कर दिया। सो ये है मेरा W2। अब W1 भी है, W2 भी है। इक्वेशन नंबर 3 और 4 से मैं इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करता हूँ, ये देखें इक्वेशन नंबर 2 मैंने लिखी हुई है, यहाँ पर मैंने W1 की वैल्यू ये लिखी हुई है, जबकि ये W2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर दी। आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि मैंने आपको कहा था कि मैं लेक्चर 5 में लेक्चर 4 का इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा। तो देखें ये वो वक्त है कि जब मैं आपको याद दिलाऊंगा कि डेल्टा V1 मैंने उस लेक्चर में प्रूव किया था कि डेल्टा V2 के बराबर होता है, जो कि डेल्टा V के बराबर पुट किया जाएगा। सो आप यहाँ डेल्टा V1 डेल्टा V2 चूँकि बराबर हैं, सो इनके साथ मैंने 1 और 2 नहीं लिखा। अब डेल्टा V को कॉमन लें तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाता है, ठीक है। अच्छा, डेल्टा V को क्या मैं लिख सकता हूँ मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि डेंसिटी बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम बराबर होगा फिर मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। आपने वॉल्यूम को और डेंसिटी को इंटरचेंज कर दिया सिर्फ। तो यहाँ देखें वॉल्यूम की जगह मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी लिखा हुआ है। ये है जी वर्क डन, ये है टोटल वर्क डन। सो मेरा एक हिस्सा प्रूव होता है। अब मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करता हूँ। लें जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर होगी इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1। ये देखें जी वो लिखी हुई है। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो सबको पता होता है, हाफ mv²। तो पॉइंट नंबर 2 पर जो मास बाहर को निकल रहा है उसको डेल्टा m2 से रिप्रेजेंट किया, और पॉइंट नंबर 1 पे जितना मास फ्लूइड का एंटर हो रहा है इस पाइप में उसको m1 से डेल्टा m1 से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक चूंकि ये एक आइडियल फ्लूइड है, सो जितना मास फ्लूइड का एंटर हो रहा है उतना ही मास फ्लूइड का बाहर को भी निकलेगा। सो डेल्टा m1 बराबर होगा डेल्टा m2 के, जिसको डेल्टा m के बराबर लिखा जाएगा। सो मैंने अगले स्टेप में डेल्टा m2 और m1 की जगह सिंपली डेल्टा m लिख दिया। अब डेल्टा m कॉमन है, सो मैंने इस इक्वेशन को इस तरह से लिख दिया। ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी। सो ये आपके सामने लिखी हुई है। यहाँ पर डेल्टा m1 और डेल्टा m2 क्यों नहीं लिखा हुआ? वजह वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है। सो mg आपके पास कॉमन है, आपने इसको साइड पर किया तो आपके पास आता है डेल्टा mg और h2 माइनस h1। सो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के लिए नेट वर्क डन भी आ चुका है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी आ चुका है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी आ चुका है। सो वर्क डन इक्वेशन नंबर 5 में पड़ा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 6 में है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 7 में है। ये तीनों इक्वेशंस आपने उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर ली तो देखें आपके पास ये पड़ा हुआ है वर्क डन, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर अगर आप नोट करें तो डेल्टा एम दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो मेरे पास डेल्टा एम कैंसिल हो जाता है, और इसी तरह डेंसिटी यानी रो को मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ डिनोमिनेटर से डेंसिटी हट जाएगी और यहाँ इस साइड पर राइट साइड पर आपको दिखाई देगी। सो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से नज़र आएगी। अगले स्टेप में मैं ब्रैकेट सिर्फ खोल रहा हूँ, और उससे अगले स्टेप में मैंने जिन जिन क्वांटिटीज़ के साथ 1 लगा हुआ है वो मैं लेफ़्ट साइड पर रख रहा हूँ, जिनके साथ 2 लगा हुआ है वो राइट साइड पर करता हूँ, सिर्फ रीअरेंजमेंट है। तो मेरे पास बर्नौलीज़ इक्वेशन प्रूव हो जाती है। P1 और ये है हाफ रो V1², ये माइनस साइन है इस तरफ आ जाता है, और ये माइनस रो जी H1 इस साइड पर प्लस रो जी H1, और इसी तरह ये तमाम क्वांटिटीज़ में से माइनस P2 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस P2 बन जाएगा। तो ये है स्टूडेंट्स हमारी बर्नौलीज़ इक्वेशन का प्रूफ। इसी इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं जिसमें प्रेशर प्लस हाफ रो V² प्लस रो जी H बराबर है एक कांस्टेंट नंबर के। अच्छा, इसमें P क्या है? देखें P जो है वो फ्लूइड के प्रेशर, नेट प्रेशर को रिप्रेजेंट करा है। अब चूंकि हमारा फ्लूइड जो है वो
राइट साइड को फ्लो कर रहा था, तो ये बात बिल्कुल कहना दुरुस्त होगी कि P1 इज़ ग्रेटर देन P2, P1 इज़ ग्रेटर देन P2, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, ये जो क्वांटिटी है हाफ रो वी स्क्वायर, ये बराबर है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये जो तीसरी टर्म है रो जी एच, ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि प्रेशर और स्पीड आपस में इन्वर्सली रिलेटेड हैं। अब ये किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, इसके लिए मैं एक शॉर्ट सी वीडियो जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, तो उसके अंदर मैं इसको बर्नौलीज़ इक्वेशन में ये साबित करूँगा कि प्रेशर और स्पीड किस तरह आपस में रिलेटेड हैं, और साथ ही साथ मैं बर्नौलीज़ इक्वेशन को यानी कि लेक्चर नंबर 5 को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि लेक्चर नंबर 4 के साथ आपस में रिलेट भी करूँगा। सो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलेगा, जिसके मैंने चंद एक एप्लीकेशंस अगले लेक्चर में भी रिप्रेजेंट करने हैं, और हमने मुसलसल एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए भी उसका पता होना हमें ज़रूरी है। सो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।